सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ के साथ मैं हूं मदीहा सलीम और मैं हूं ज़िशान मलिक। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज़ करेंगे। खित्ते में अमन के दुश्मन दहशतगर्द भारत का चेहरा फिर बेनकाब। पाकिस्तान पर एक और हमले में रॉ मुलव्वस निकली। जून 2021 में लाहौर जौहर टाउन धमाके की पूरी साजिश का राज पाकिस्तानी इदारों ने फाश कर दिया। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं कि भारत के दहशतगर्दी में मुलव्वस होने के वाज़ेह सबूत हैं। बिलावल भुट्टो अक़वाम मुत्तहिदा में मामले को उठाएंगे। एडिशनल आईजी CTD पंजाब ने पीटर डेविड समेत भारतीय साजिश के सब किरदारों के नाम और करतूत गिनवा दिए। इस हवाले से अवैस कियानी की रिपोर्ट देखिए। दहशतगर्दी के खिलाफ मुसल्लह अफवाज, पुलिस, रेंजर्स, आम शहरियों ने कुर्बानियां दी। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, मुल्क कई साल से दहशतगर्दी की आग में झुलस रहा है। दहशतगर्दों ने इमाम बारगाहों, मसाजिद को निशाना बनाया। हर तबका दहशतगर्दी से मुतासिर हुआ। हमारी मसाजिद को निशाना बनाया गया, इमाम बारगाहों को निशाना बनाया गया, इम्पोर्टेंट बिल्डिंग्स को निशाना बनाया गया, गैदरिंग्स को निशाना बनाया गया। दहशतगर्दी की कोई भी सूरत हो, उसके पीछे कहीं ना कहीं जो है वो इंडिया की जो है वो इन्वॉल्वमेंट जो है वो नजर आती है। राना सनाउल्लाह ने कहा, हाफिज सईद की रहायशगाह के करीब वाक़या हुआ। पुलिस की मौजूदगी की वजह से गाड़ी वहां तक ना पहुंच सकी। इसमें भारत के मुलव्वस होने का वाज़ेह सबूत है। दहशतगर्दी के मकरूह भारतीय चेहरे को बेनकाब करेंगे। बिलावल भुट्टो अक़वाम मुत्तहिदा में मामला को उठाएंगे। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब भी इस मामले को जो है वो उठा रहे हैं, तो इसको भरपूर तरीके से जो है वो इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने इसको लाया जाएगा और इंडिया को जो है इसमें बेनकाब किया जाएगा, क्योंकि ये बिल्कुल वाज़ेह सबूत हैं कि इंडिया जो है ये बराह रास्त मुलव्वस है। इस मौका पर मौजूद एडिशनल आईजी CTD इमरान महमूद ने बताया कि 23 जून को जौहर टाउन धमाके में 3 शहरी शहीद, 22 लोग जख्मी हुए थे। 3 दहशतगर्दों पीटर पॉल डेविड, सज्जाद हुसैन और ज़ियाउल्लाह को गिरफ्तार किया गया। भारत की जानिब से समीउल हक को टेरर फाइनेंसिंग की गई, जो ज़िया का भाई है। हमें पता चला कि जो इसका मेन कल्प्रिट है इस सारे के सारे इवेंट का, जो कि पाकिस्तान में हुआ, तो पाकिस्तान की हद तक वो समीउल हक था, ये उसका भाई था। और ये टेरर फाइनेंसिंग में जो है ये समीउल हक को और ऊपर वाले लोगों की जो है मदद किया करता था। इसके थ्रू पैसा जो है वो ऊपर नीचे होता था। ये थी मेन लीड जिसके ऊपर हम आगे चले। एडिशनल आईजी CTD ने मजीद बताया कि समीउल हक 2012 से भारतीय खुफिया एजेंसी राह के साथ काम कर रहा था। नवीद और सलीम जौहर टाउन धमाके के मास्टरमाइंड थे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत काबीना इजलास में रेकॉर्ड के हवाले से समरियों की मंजूरी दी गई। काबीना इजलास से पहले पार्लियामेंट से कानून भी पास कराया गया। काबीना ने रेकॉर्ड से मुतल्लिक पेट्रोलियम डिवीज़न की समरियों की मंजूरी दी। रेकॉर्ड के हवाले से ECC फैसलों की भी तौसीक कर दी। चार साल बाद मुल्क में तरक्की का सफ़र दोबारा शुरू हो गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने हैदराबाद सक्खर मोटरवे का संग बुनियाद रख दिया। 307 अरब रुपए का मंसूबा 30 माह में मुकम्मल होगा। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, IMF ने पाँव में बाकायदा जंजीरें पहना दी हैं। इमरान खान बहुत पत्थर दिल हैं, कौम की परवाह नहीं। महंगाई का बोझ पिछली हुकूमत की मौशी तबाही से है। बोले, जिनेवा कॉन्फ्रेंस में कशकोल लेकर नहीं जाएंगे, अपना हक मांगेंगे। तरक्की की राहों पर एक कदम और आगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने हैदराबाद सक्खर मोटरवे M6 का संग बुनियाद रख दिया। M6 मोटरवे मटियारी, नौशहर फिरोज, खैरपुर से होकर सक्खर जाएगी। सक्खर में तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना था, आज इंतहाई खुशी का मौका है। सक्खर हैदराबाद मोटरवे का मंसूबा 30 माह में मुकम्मल करेंगे। आज इंतहाई खुशी का मौका है। इस मंसूबे की आज न सिर्फ संगे बुनियाद बल्कि 30 माह में इंशाअल्लाह ये मंसूबा मुकम्मल होकर मोटरवे का ये जो हिस्सा है सेगमेंट सक्खर और हैदराबाद, ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से इसको अचीव किया जा रहा है। हैदराबाद में खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, पाकिस्तान में मोटरवे की बुनियाद नवाज शरीफ ने रखी, उनके विजन को आगे बढ़ाया जा रहा है। जिनेवा कॉन्फ्रेंस में कशकोल लेकर नहीं जाएंगे, अपना हक मांगेंगे। सबको दिल की अता गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ कि ये अजीम मंसूबा बानिए मोटरवेज मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ये
उन्हीं की कौमी बसीरत थी, सोच थी, जिसने आज पेशावर से लेके सक्कर तक पूरे पाकिस्तान को एक लड़ी में रो दिया है। और आज उन्हीं के इस विजन को हम आज आगे बढ़ा रहे हैं मियां नवाज शरीफ के। वजीर आजम का कहना था IMF ने पाँव में बाकायदा जंजीरें पहना दी हैं। इमरान खान बहुत पत्थर दिल हैं, कौम की परवाह नहीं। महंगाई का बोझ पिछली हुकूमत की मुआशी तबाही से है। मुल्क में हिजानी कैफियत पैदा करने की शऊरी कोशिश हो रही है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने वजीर आला सिंध की तारीफ भी की। उन्होंने 2 अरब के तरक्याती माली पैकेज का भी ऐलान किया। वज़ीर आज़म और बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के शरीक चेयरमैन बिल गेट्स का टेलीफोनिक रब्ता हुआ है। 2 तरफ़ा ताउन, सेहत आमा और समाजी शोबे के प्रोग्राम्स पर तबादला ख्याल हुआ। वज़ीर आज़म ने मुल्क में पोलियो के खात्मे, हिफाजती टीकों, ग़िज़ाइयत और मालियाती शमूलियत पर काबिल कदर मदद को सराहा। वज़ीर आज़म ने पोलियो के नए केसेस रिपोर्ट होने पर तशवीश का इजहार किया। वज़ीर आज़म ने कहा कि सितंबर 2022 से पोलियो केसेस में वक्फा आया है। सैलाब की वजह से पोलियो के कतरे पिलाने की कोशिशें मुतासिर हुईं। बिल गेट्स ने पाकिस्तान में हालिया सैलाब में हलाकतों पर अफसोस का इजहार किया। बिल गेट्स ने पोलियो के खात्मे के लिए पाकिस्तान की कोशिशों का भी एतराफ़ किया। दहशतगर्दी और इस्लामोफोबिया आज के दौर के 2 बड़े मसाइल हैं। पाकिस्तान इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के लिए अहम किरदार अदा कर रहा है। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी का इंडोनेशियन TV को इंटरव्यू। कहा, पाकिस्तान तमाम ममालिक के साथ बाहमी एहतराम के ताल्लुकात का ख़्वाह है और जमहूरियत के फ़रोग़ पर यकीन रखता है। ख़वातीन को माशी तौर पर बाइख्तियार बनाना बीबी शहीद का मिशन था। ऑनलाइन कर्ज एप्लीकेशन शहरियों को लूटने लगी। कर्जेदार के मोबाइल फ़ोन के हसास रिकॉर्ड तक भी रसाई का इंकशाफ हुआ है। ये एप्लीकेशन किस तरह से आवाम को लूटती हैं, आइए आपको बताते हैं इस रिपोर्ट में। खबरदार, होशियार, मोबाइल ऐप से ऑनलाइन कर्ज लेना आपको महंगा पड़ सकता है। आवाम को छोटे कर्ज के बहाने धड़ाधड़ लूटने वाली ऐप से मुतल्लिक सनसनीखेज इंकशाफात। कर्ज देने वाली ऐप पहले डाटा तक रसाई मांगती है, फिर मार्कअप पर 6% का कहकर 40% तलब करती है। गैर कानूनी सूद न देने पर ब्लैकमेल किया जाता है। रिश्तेदारों के नंबर पर कॉल्स करके धमकियां दी जाती हैं। मामला निपटाने के लिए अलग से पैसे भी बटोरे जाने का इंकशाफ। ऑनलाइन लोन कंपनी से कर्ज लेने वाले मुतासरा शहरी की गुफ्तगू आपको भी सुनाते हैं। आप ये कह रहे हैं कि 3,000 रुपए आपको चाहिए था, 3,000 का लोन इन्होंने अप्रूव किया, लेकिन 3,000 मुकम्मल नहीं मिला, 2,400 कुछ रुपए आपको दिए गए और उसके बाद उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस ये थी कि हर हफ्ते बाद आपसे 600 रुपया लेंगे। तो जो 600 रुपया ले रहे थे वो किस जुमरे में ले रहे थे? वो किन मद में चार्जेस कट रहे थे आपके? सर, वो सूद के मद में चार्ज कर रहे थे कि अगर आपके पास पैसे नहीं है, आपको टाइम चाहिए, वो टाइम के लिए मुझे हर हफ्ते 600 रुपए जमा करवाना पड़ता था। 600 जहाँ जमा करवाता तो वो समझ लो कि मेरी शामत है। हाथापाई भी हुई है, लड़ाई भी हुई है मेरी उस टाइम चक्कर के, जब मेरे बनवाई को, मेरी सिस्टरों को, ताकि मेरी अम्मी को, मेरी सब रिश्तेदारों को उन्होंने कॉल करके इतना कुछ रील किया और तंग किया कि अब तक मैंने पैसे नहीं जमा करवा दी। और मैंने 3,000 लिया था और 6,000 कुछ रुपए मैं जमा करवाया। FIA ने भी ब्लैकमेल करने वाले लॉन शार्क्स के गिर्द शिकंजा सख्त कर लिया। शहरियों को लूटने वाली ऐप के खिलाफ तहकीकात शुरू कर दी। कानूनी माहिर अंबर कुरैशी कहते हैं, ऑनलाइन कर्ज देने वाली तमाम कंपनियां स्टेट बैंक में रजिस्टर्ड नहीं होती। रिकॉर्ड्स होते हैं जो आपको चेक करनी चाहिए, बैकग्राउंड चेक, अगेन क्रेडेंशियल्स जो हैं वो चेक करने चाहिए, चाहे वो रजिस्टर्ड है या नहीं रजिस्टर्ड। ऑब्वियसली केसेस जो आ रहे हैं मेजॉरिटी वो हैं जो रजिस्टर्ड नहीं है स्टेट बैंक के साथ। ऐसे ट्रांजैक्शंस या इस टाइप की जो स्टेप्स हैं वो ना लें। मरकजी बैंक और अदालत में शिकायत से ऐसे फ्रॉड पर काबू पाया जा सकता है। कराची के मुख्तलिफ इलाके गैस लोड शेडिंग से बुरी तरह मुतासिर हैं। लायंस एरिया में दिन और रात के औकात में गैस ना होने के बायस घरेलू खवातीन को खाना पकाने में दुश्वारी का सामना है। हमारे नुमाइंदे शोएब मुख्तार इस वक्त लायंस एरिया में मौजूद हैं, उनसे मजीद बात करेंगे। जी शोएब, आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, शहर कायद के मुख्तलिफ इलाकों में गैस बहरान जो है वो शिद्दत इख्तियार कर चुका है, जिसके बायस शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ लायंस एरिया में। यहाँ पर दिन और रात के औकात जो है वो गैस की लोड शेडिंग की जा रही है। घरेलू खवातीन को इस इलाके में खासी परेशानी का सामना है। मेरे साथ इस इलाके के कुछ रिहायशी मौजूद है, हम इनसे बात करेंगे। लोग भी रोटी लेने आए हैं तंदूर पे, और गैस सिलेंडर हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, इतना गैस सिलेंडर भी बहुत महंगा है। अब बताएं क्या करें, किसको बोलें? हुकूमत को बोलते हैं, वो कहते हैं हम क्या करें, हमारे पास गैस ही नहीं है, हम नहीं दे सकते, सर्दियाँ आई है, पहले कहाँ से पूरी होती थी। भाई ये जो गैस का जो मसला है ये तो पूरी कराची का ही है, लेकिन हमारे इलाके में बहुत ज़्यादा जा रही है, क्योंकि
दिन में 4-4 दफा 5-5 दफा लोड शेडिंग होती है, गैस होती नहीं है। जब सुबह काम पर बंदा जा रहा होता है उस वक्त गैस नहीं होती। अगर बात की जाए कराची के मुख्तलिफ इलाकों की, जिनमें गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर, कोरंगी, माड़ीपुर, गार्डन और लियारी शामिल है, तो वहाँ पर भी ये गैस लोड शेडिंग का सिलसिला जो है वो तसलसल से जारी है। शहरियों का यही कहना है कि गैस ना होने के बायस जो है इन्होंने गैस सिलेंडर का इस्तेमाल शुरू कर दिया है, जिसके बायस इनके अखराजात में इजाफा हो गया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। लाहौर से स्मॉग के बादल छट न सके। बागों का शहर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में आज भी सर फहरिस्त। एयर क्वालिटी इंडेक्स 194 रिकॉर्ड किया गया। मज़ीद बता रहे हैं अब्दुल्ला मारूफ। जी, शहर लाहौर से स्मोक के बादल छट ना सके। स्मोक की वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। वैसे तो फ़िज़ाई आलूदगी के अतबार से शहर लाहौर में वाज़िया जो है कमी नुमायाँ हुई है। शहर लाहौर फ़िज़ाई आलूदगी के अतबार से आज दुनिया के तीसरे नंबर पर रहा, लेकिन फ़िज़ाई स्मोक के लिहाज से शहर लाहौर आज भी दुनिया के आलूदा तीन शहरों में पहले नंबर पर है। इस वक्त शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात की जाए तो शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 194 रिकॉर्ड किया जा रहा है। DHA 255, ब्लॉक के 291, सैयद मुरातब अली रोड 303, FC कॉलेज 215 रिकॉर्ड किया जा रहा है। सर्दी की शिद्दत में इजाफे और स्मोक की वजह से शहरी मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं, जिनमें नज़ला, ज़ुकाम, आंखों में चुभन, गले की खारिश जैसी बीमारियों से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। माहिरीन की जानिब से शहरियों को मुख्तलिफ तदाबीर अख्तियार करने की हिदायत की जा रही है। घरों से निकलते वक्त मास्क का इस्तेमाल करने की लाजमी हदायत जारी की जा रही है। इसके वजह से साथ साथ आंखों में ग्लासेस का इस्तेमाल भी लाजमी कहा जा रहा है। इंतज़ामिया की जानिब से, हुकूमत की जानिब से कोई खातिरहा इंतजामात नहीं किए जा रहे स्मोक को रोकने के लिए। इंतज़ामिया को चाहिए जो धुआं छोड़ने वाली गाड़ियाँ हैं, फैक्ट्रियाँ हैं, उनके खिलाफ मौसर कार्रवाई की जाए ताकि जो स्मोक है उसमें नुमाया कमी वाक़ हो सके। ठीक है अब्दुल्ला, बहुत शुक्रिया आपका। बरतानिया में शदीद बर्फबारी, मामूलात ज़िंदगी दरहम बरहम। दर्जा हरारत -17 तक गिर गया। येलो वेदर वार्निंग जारी कर दी गई। मौसलाती निज़ाम बुरी तरह मुतासिर। 316 परवाज़ें मनसूख कर दी गईं। ट्रेन सर्विस भी मुतासिर हुई है। कई इलाकों में स्कूल बंद कर दिए गए। बर्फबारी के बायस शहरी घरों में महसूर होकर रह गए। कराची में LPG की कीमत में भी इजाफा हो गया। ओगरा की जानिब से LPG की कीमत 216 रुपए किलो मुकर्रर की गई है। घरों और दुकानों पर गैस न होने की वजह से LPG सिलेंडर फराहम करने वाले 220 रुपए फ़ी किलो फरोख्त करने लगे। इस हवाले से शाहजेब हुसैन रिपोर्ट देखिए। गैस का बहरान, घरेलू सार्फिन बहुत ज्यादा परेशान। शहर में गैस ना होने की वजह से LPG सिलेंडर फराहम करने वालों की मनमानियां जारी हैं। ओगरा की जानिब से 216 रुपए रेट मुकर्रर होने के बावजूद होटल और घरेलू इस्तेमाल के लिए सिलेंडर गैस 220 रुपए से जायद पर फरोख्त होने लगी। शहरियों और दुकानदारों का कहना है कि गैस ना होने के बायस सिलेंडर खरीदने पर मजबूर हैं, जिससे घरेलू बजट आउट हो गया है। भाई घर में गैस नहीं आ रही, महंगाई इतनी हो गई है कि जिसकी हद ही नहीं है। LPG गैस वगैरह सब महंगी कर दी है। गरीब तो अभी मुश्किल है, खाना बाहर से मंगा दे, न होटल पर मंगे, उधर बाहर से भी चीज़, बस सब गैस के भी शूटिंग पहले इस तरह हालात न थे, किस तरह जा भी शुरू हो गया। इसको हुकूमत की होना चाहिए कि जो ना दुकानों वाला पे एक्शन ले, इसका बंदोबस्त करे। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोगों को तो मजबूरी, हमने तो चलाना है। पूछने वाला नहीं है ना, कोई पूछने वाला है ही नहीं ना भाई। आप अगर दुकान वालों को 216 रुपये मिल रही है और मुकर्रर है कीमत, वो चाहे 50 रुपये बेचे, कोई कहने वाला नहीं ना। शहरियों ने हुकूमत और सुई सिदरन गैस कंपनी से मुतालबा किया है कि गैस की फराहमी को यकीनी बनाकर महंगे दामों सिलेंडर गैस फरोख्त करने वालों को लगाम दी जाए। और खबर है कि सोने की बढ़ती कीमत ने तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। सोना 1,70,800 रुपये तोला की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया है। 10 ग्राम सोने की कीमत 1,44,000 रुपये की रिकॉर्ड सतह तक जा पहुंची है। ट्रेडर्स के मुताबिक आलमी मंडी में सोना महंगा होने से पाकिस्तान में भी इसकी कीमत बढ़ी है। रिवायत और जिद्दत से आरास्ता दीदा ज़ेब ज्वेलरी न सिर्फ दुल्हन बल्कि शादी में शरीक तमाम ख़वातीन की खूबसूरती को चार चांद लगा देती है। शादियों का सीज़न शुरू होते ही बाज़ारों में दुकानें नित नए डिज़ाइन की ज्वेलरी से सज गईं। देखते हैं इसी बारे में कराची से हिरा जबी की रिपोर्ट। शादी हो या कोई भी त्योहार, ज्वेलरी के बगैर अधूरा रहता है खवातीन का बनाव सिंगार। वेडिंग सीजन आते ही बाजार नित नए डिजाइन की ज्वेलरी से भर गए। मेकअप और फिर मैचिंग की चूड़ी हो तो खवातीन की खूबसूरती को चार चांद लग जाते हैं। क्या ही बात हो अगर महंगाई के दौर में न सिर्फ ब्राइडल ज्वेलरी बल्कि दीगर ज्वेलरी भी होलसेल रेट्स पर मिल जाए। बहुत रोड हमारे टूटे हुए पड़े हुए हैं, आप देखें, आप खुद देखें कितनी गंदगी है। अब इस गंदगी में कौन सा कस्टमर हमारे पास आएगा। लाइटिंग का भी ऐसा ही है
اور اسٹریٹ کرائم بھی بہت زیادہ بڑھ گئے. خواتین ڈر کے مارے اکیلے نکل بھی نہیں سکتی. تو میرے حساب سے جو ہے نا اس کا ایک ہی حل ہے کہ جو یہاں کی جو نمائندہ جماعت ہے نا, جیسے کراچی آئٹ جو جماعت ہے, اگر اس کو اختیارات دیے جائیں تو انشاءاللہ یہ سارے مسائل حل ہو جائیں. خوبصورت اور بھاری جیولری ایشیائی دلہنوں کا خاص سنگھار ہے. مائیوں سے لے کر رخصتی تک ہر دن کی مناسبت سے جیولری بازار میں موجود ہے. خریداری کے لیے آئی خواتین کا کہنا تھا کہ اب آرٹیفیشل جیولری کا رجحان بڑھ گیا ہے. اس کے ڈیزائن بھی خوبصورت ہوتے ہیں. جیسے کہ آپ کو پتا ہے آج کل مہنگائی اتنی ہو گئی ہے تو آرٹیفیشل جیولری چل رہی ہے اور ویڈنگز میں گولڈ تو پہن ہی نہیں سکتے. ہاں آرٹیفیشل سب سے بیسٹ لگتا ہے کیونکہ آج کل کی جو مہنگائی ہے اس لحاظ سے کہ گولڈ پہن کے نکلے تو چوروں کا خطرہ ہے. کچھ لیڈیز گولڈ پہن کے نکلنا بھی نہیں چاہتی. میں خود گولڈ پہن کے نہیں نکلتی. وہ شربا قیمتوں کے باعث سونے کے زیورات پہنا اب ہر کسی کے بس کی بات نہیں. اس لیے اب شادی بیاہ کے لیے آرٹیفیشل جیولری کے خوبصورت سیٹ خریدے جاتے ہیں. پاکستان میں لڑکیوں کو معیاری تعلیم فراہم کرنے کے لیے حبیب آئل ملز اور شاہد آفریدی فاؤنڈیشن میں معاہدہ ہو گیا, جس کے تحت کراچی کے علاقے ابراہیم حیدری میں طالبات کے لیے شاہینہ پروین کے نام سے اسکول قائم کر دیا گیا ہے. اسی مناسبت سے شہر کے مقامی ہوٹل میں تقریب کا اہتمام کیا گیا, جس کا احوال بتا رہے ہیں جاوید اقبال اپنی اس رپورٹ میں. معاشرے کی تعمیر و ترقی کے لیے تعلیم ہے ضروری. حبیب آئل ملز نے شاہد آفریدی فاؤنڈیشن کے اشتراک سے ابراہیم حیدری کراچی میں لڑکیوں کے لیے شاہینہ پروین نامی اسکول قائم کر دیا. شاہد آفریدی فاؤنڈیشن کے چیئرمین شاہد آفریدی کا کہنا ہے کہ ہمیں اپنے تعلیم کے شعبے پر توجہ دینی ہے, ساتھ ساتھ تعمیری سوچ, زندگی بہتر بنانے کے ہنر, فیصلہ سازی میں مہارت سمیت دیگر شعبوں کو بھی فروغ دینا ہے. ضرورت ان چیزوں کی ہے, ساری ہیلتھ کی بھی ضرورت ہے. بچوں کو صاف پانی بھی پلانا ہے, ہم نے ان کو ہیلتھ بھی دینی ہے, ایجوکیشن بھی دینی ہے. تو یہ سارے کام, کیونکہ میں نے فاؤنڈیشن اس لیے بنائی ہے کیونکہ میں ان ایریاز میں کام کرنا چاہتا ہوں کہ جہاں پہ کوئی چیریٹی آرگنائزیشن جاتی ہی نہیں ہے وہاں پہ. حبیب آئلز ملز کے مینیجنگ ڈائریکٹر معید الحسن نے کہا کہ خواتین معاشی بوجھ کے بجائے معاشی شراکت دار ہیں. ہم آفریدی فاؤنڈیشن کے ساتھ مل کر معاشرے میں تبدیلی لائیں گے. I'm very grateful to Shahid Saab for doing something which the government should be doing, teaching girls. In a country where I think the numbers are staggering, 67% of girls do not go to school and 13% only make it to grade 9. That's amazing. As a country, we cannot succeed without women being empowered, and we need to educate them. تقریب میں حبیب آئل ملز, شاہد آفریدی فاؤنڈیشن کے بورڈ آف ڈائریکٹر سمیت کارپوریشن اور تعلیم کے شعبوں سے وابستہ افراد نے بڑی تعداد میں شرکت کی. گوہر اعجاز فاؤنڈیشن کا عظیم منصوبہ جناح اسپتال کے آؤٹ ڈور میں مریضوں کو مفت ادویات کی فراہمی کا آغاز کر دیا. چیئرمین بورڈ آف مینجمنٹ گوہر اعجاز نے مفت ادویات کی فراہمی کا باضابطہ افتتاح کیا. لاہور سے دیکھیے زاہد چودھری کی رپورٹ. چیئرمین بورڈ آف مینجمنٹ جناح اسپتال گوہر اعجاز نے منصوبے کا افتتاح کیا. نوارٹس فارما کے نمائندے شہزاد فرقان, پرنسپل پروفیسر ندیم حفیظ بٹ, MS ڈاکٹر امجد سمیت ڈاکٹرز اور عملہ بھی موجود تھا. گوہر اعجاز نے کہا کہ مریضوں کو نوارٹس فارما کے اشتراک سے 1 ارب روپے لاگت سے مفت ادویات دی جائیں گی. نوارٹس نے ہمیں 1 ارب روپے کا سالانہ کا 100 کروڑ روپے کا یہ دوائی کا ہم سے پیکج سائن کیا, اور میں نے ان سے جو ڈسکس کر کے فائنلائز, اگلے سال یہ 200 ہے, اس سے اگلے سال یہ 300 ہے. تو میں رب سے یہی مانگ رہا ہوں کہ رب کا ہی رزق ہے, سب کچھ رب کا ہے, اور وہ رب کی ہی دیے ہوئے میں سے رب کے لوگوں پہ ہی خرچ ہو. نوارٹس فارما کے نمائندے شہزاد فرقان نے کہا کہ مریضوں کو مفت ادویات کی فراہمی گوہر اعجاز فاؤنڈیشن کا بڑا کارنامہ ہے, جس کے تحت مریضوں کو کمپیوٹرائزڈ سسٹم کے تحت ادویات ملیں گی. I just want to congratulate Jinnah Hospital and Gohar Ejaz Saab for this great initiative. I think it's a very visionary step towards healthcare improvement. We intend on continuing this in the near future, and we want to improve this access to medicines program going forward. پرنسپل علامہ اقبال میڈیکل کالج و جناح ہسپتال پروفیسر ڈاکٹر ندیم حفیظ بٹ نے کہا کہ معاشی مشکلات سے دوچار مریضوں کو ادویات کے حصول میں پریشانی ہوتی تھی, لیکن اب OPD میں آنے والے مریضوں کو ادویات کے لیے خوار نہیں ہونا پڑے گا. اس وقت ہم معیشت کے بحران میں ہیں اور لوگوں کو دوائیوں کے لیے, خوراک کے لیے انف فنڈ اویلیبل نہیں ہے, تو فری دوائی کا اس ٹائم پہ اویلیبل ہونا اور اتنی قیمتی دوائیوں کا, برانڈڈ دوائیوں کا اویلیبل ہونا ایک بڑا ہی خوشائند موقع ہے. MS ڈاکٹر امجد نے کہا کہ ایمرجنسی اور آؤٹ ڈور کے ساتھ OPD میں بھی مفت ادویات کی فراہمی گوہر اعجاز فاؤنڈیشن کا عظیم اقدام ہے.
گوہر اعجاز فاؤنڈیشن کی طرف سے ایک نیو آج لانچنگ ہے کہ نوواٹس جو کہ ایک ملٹی نیشنل کمپنی ہے, ملٹی نیشنل برانڈ ہے, ٹاپ کلاس میڈیسن, دنیا کی بیسٹ میڈیسن جو ہے نا وہ یہاں فری پیشنٹس کو دی جائے گی. گوہر اعجاز کہتے ہیں پہلے سال 1 ارب, دوسرے اور تیسرے برس مفت ادویات کی فراہمی کا بجٹ دگنا اور 3 گنا بڑھا دیں گے. پاکستانی کمیونٹی کے سرکردہ رہنماؤں نے ٹوکیو میں نئے پاکستانی سفیر سے ملاقات کی. پاکستانی سفارت خانے میں ہونے والی ملاقات میں رضا بشیر تارڑ کو جاپان میں تعیناتی پر مبارکباد دی گئی. ڈیفنس اتاشی یاسر شفیق ملک اور کمیونٹی اتاشی ویلفیئر حافظ لقمان بھی موجود رہے. پاکستانیوں کے مسائل پر کھل کر بات چیت کی گئی. رضا بشیر تارڑ نے ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی کرائی. آخر میں ملک کی ترقی اور سلامتی کے لیے دعا کرائی گئی. لندن سمیت برطانیہ میں 80% ٹرینوں کو بریک لگ گئی. برطانیہ میں ریلوے یونین نے اعلان کردہ شیڈول کے مطابق ہڑتال کر دی ہے. آج ہڑتال کا پہلا روز ہے. اسی حوالے سے مزید جانیں گے اپنے نمائندے وقاص احمد سے. جی, برطانیہ میں آج ریلوے ملازمین کی ہڑتال کا پہلا روز تھا اور ملک کی ہڑتال کی وجہ سے ہزاروں لوگوں کو سفری مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. انہیں دشواری کا سامنا آیا اپنی منزل تک پہنچنے کے لیے. لیکن یہ جو مشکلات ہیں یہ ابھی اس ہفتے مزید 3 دن لوگوں کو برداشت کرنا پڑے گی, کیونکہ اس ہفتے 4 روز جو ہے وہ اسٹرائک کا اعلان کیا گیا تھا. RMT یونین جو کہ ریلوے ملازمین کی نمائندہ تنظیم ہے. پھر اس کے بعد 26, 27 اور پھر اسی طرح سے جنوری کے پہلے ویک میں بھی 4 روزہ ہڑتال کا اعلان کیا گیا ہے. آج جو ہڑتال تھی ہم نے دیکھا کہ جو ریلوے اسٹیشنز تھے, خواہ وہ ملک کے مختلف علاقوں میں ہوں یا پھر لندن میں ہوں, وہاں پر لوگوں کے لمبے کیوز لے کے ہوئے تھے. لوگوں کو کئی جو ہے وہ طویل انتظار کرنا پڑا اپنی ٹرین کے ذریعے منزل تک پہنچنے کے لیے, کیونکہ یہاں تو ٹرین سروس مکمل طور پر بند تھی. اگر وہ بند نہیں تھی, جزوی طور پر آپریٹ ہو رہی تھی, تو اس میں ڈیلے بہت زیادہ تھی. پرائم منسٹر رشی سونک نے بھی یہی کہا کہ اگر چاہتے ہیں کہ یہ ریلوے کا جو تنازع ہے یہ ختم ہو تو یونین کو اس اپنے موقف سے پیچھے ہٹنا پڑے گا. لیکن کیونکہ کرسمس کا سیزن چل رہا ہے, پھر نیو ایئر ہے, تو بہت سارے لوگوں کا پریشر بھی ہے حکومت پر کہ کسی بھی طرح سے اس مسئلے کو مذاکرات کے ذریعے حل کرے, تاکہ لوگوں کا جو فیسٹیو سیزن ہے وہ ماننا پڑے. کیونکہ لوگوں نے ود ان سٹی بھی ٹریول کرنا ہوتا ہے اور پھر ایک شہر سے باہر بھی ٹریول کرنا پڑتا ہے, اور یہاں پر جو ٹریولنگ ہے زیادہ وہ ٹرین کے ذریعے ہی ہوتی ہے. جی ٹھیک ہے, بہت شکریہ. آپ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہے. دیکھتے رہیے 24 نیوز.